एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। पेरिस की एक गली, सुबह का टाइम है और बेकरी के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। लोग घंटों से खड़े हैं, क्यों? सिर्फ एक रोटी खरीदने के लिए। किसी के घर में बच्चे भूखे हैं, किसी के पास पैसे ही नहीं बचे। और उसी वक्त फ्रांस का किंग अपने पैलेस में ग्रैंड डिनर एंजॉय कर रहा है। लग्जरी म्यूजिक, सर्वेंट, सब कुछ। और यही गैप रिच और पुअर के बीच का गैप था। आगे चलकर बनने वाला था हिस्ट्री की सबसे पावरफुल रिवॉल्यूशन में से एक। ये कहानी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रांस इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रांस यूरोप का एक पावरफुल कंट्री था। यहाँ रूल करते थे किंग लुइस 16 और उनकी क्वीन द मारियाना एंटोनी। दोनों रहते थे एक एक्सट्रीमली ग्रैंड पैलेस में जिसका नाम था वर्सलिस। वर्सलिस पैलेस इतना लग्जरी था कि वहाँ हर जगह गार्डन्स, फाउंटेन्स, यूज हॉल्स और रॉयल पार्टीज होती रहती थी। लेकिन प्रॉब्लम पैलेस के अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम थी पैलेस के बाहर। क्योंकि फ्रांस के आम लोगों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। फ्रांस की सोसाइटी को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। इन्हें कहा जाता था स्टेट्स। सबसे पहले था द फर्स्ट स्टेट। इसमें आते थे क्लर्जी यानी चर्च के लोग, जैसे बिशॉप्स और प्रीस्ट। चर्च उस टाइम फ्रांस का एक पावरफुल इंस्टीट्यूट था। चर्च के पास बहुत ज़्यादा लैंड था और लोगों को चर्च को एक स्पेशल टैक्स भी देना पड़ता था, जिसे हम तीत कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी, क्लर्जी खुद स्टेट को ऑलमोस्ट टैक्स नहीं देते थे। अब आता है सेकेंड स्टेट। इसमें आते थे नोबिलिटी यानी रिच एरिस्टोक्रेट्स और लैंड ओनर्स। ये लोग सोसाइटी में पावरफुल पोजीशन होल्ड करते थे। हर जगह उनका इन्फ्लुएंस था और इनके पास भी स्पेशल प्रिविलेज थी, जैसे इन्हें बहुत ही कम टैक्स देना पड़ता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप, द थर्ड स्टेट। ये ग्रुप फ्रांस की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 97% था। इसमें कौन आते थे? पीजेंट, वर्कर, स्मॉल फार्मर, आर्टिस्ट, शॉपकीपर्स और एक ग्रोइंग मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास में लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स, मर्चेंट जैसे लोग आते थे। ये लोग एजुकेटेड थे और सोसाइटी में चेंज चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? पावर उनके पास बिल्कुल नहीं थी और टैक्स का मैक्सिमम बर्डन इसी ग्रुप पर था। थर्ड स्टेट के लोगों को कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे। एक था टैले, जो डायरेक्ट टैक्स था स्टेट को। एक था टीथे, जो चर्च को देना पड़ता था। और उसके अलावा पीजेंट को, नोबल्स को भी फ्यूडल ड्यू देना पड़ता था। सोचो एक फार्मर की सिचुएशन, वो साल भर मेहनत करे, क्रॉप्स उगाए और फिर उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाए। नेचुरली लाइफ बहुत टफ हो जाती है। और 18th सेंचुरी के एंड तक ये स्ट्रगल और भी बढ़ने वाला था। फ्रांस फाइनेंशियल क्राइसिस। फ्रांस की गवर्नमेंट भी एक सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रही थी, मनी क्राइसिस। फ्रांस ने कई वॉर में पार्टिसिपेट किया था और वॉर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था अमेरिकन वॉर ऑफ फ्रीडम। जब अमेरिका ब्रिटेन से फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, तब फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट किया। इस वॉर में फ्रांस ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया और रिजल्ट, गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा डेब्ट आ गया। अब ट्रेजर्स ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए था और नेचुरली किंग ने डिसाइड किया कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी स्ट्रगलिंग पीपल के लिए ये डिसीजन बहुत डेंजरस था। 1780s में फ्रांस में एक और प्रॉब्लम शुरू हुई, बैड हार्वेस्ट। क्रॉप्स फेल होने लगे, फूड सप्लाई कम हो गई और जब सप्लाई कम होती है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ब्रेड, जो कॉमन पीपल का मेन फूड था, उसकी प्राइस रेपिडली इंक्रीज हो गई। कई लोग अपनी इनकम का हाफ हिस्सा ब्रेड खरीदने में स्पेंड कर रहे थे और कई फैमिली ब्रेड को अफोर्ड भी नहीं कर पा रही थी। लोग गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे और स्लोली स्लोली फ्रांस में एंगर बिल्ड हो रहा था। न्यू आइडिया बिगिंस टू स्प्रेड। इसी टाइम यूरोप में कुछ न्यू आइडिया स्प्रेड हो रहे थे। इन आइडिया को प्रमोट कर रहे थे कुछ फेमस फिलोसोफर्स, जैसे जॉन लॉक्यू, रोसियस और मॉन्टेस्क्यू। इन थिंकर्स ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा पावर सिर्फ किंग के पास नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को पीपल रिप्रेजेंट करना चाहिए और सोसाइटी में फ्रीडम और इक्वालिटी होनी चाहिए। ये आइडिया बुक और डिस्कशन के थ्रू फ्रांस में स्प्रेड होने लगी। स्पेशली एजुकेटेड मिडिल क्लास इन आइडिया से बहुत इंस्पायर हो गया।
अब लोग सिर्फ सफ़र नहीं करना चाहते थे, वो चेंज चाहते थे। द स्टेट जनरल मीटिंग 1788 तक सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि किंग लुइस 16 को एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा। उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया जाएगा। स्टेट जनरल एक असेंबली थी जिसमें 3 स्टेट को रिप्रेजेंट करना था। ये मीटिंग लास्ट टाइम 1614 में हुई थी, अब 1789 में दोबारा बुलाई जा रही है। लोगों को लग रहा था कि शायद अब सिस्टम चेंज होगा, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो एक प्रॉब्लम सामने आई। वोटिंग सिस्टम था 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट, मतलब फर्स्ट स्टेट को 1 वोट मिलेंगे, सेकेंड स्टेट को 1 वोट मिलेंगे और थर्ड स्टेट को 1 वोट मिलेंगे। अब नेचुरली फर्स्ट और सेकेंड स्टेट मिलकर थर्ड स्टेट को डिफीट करना चाहेंगे, चाहे थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन का मेजोरिटी ही क्यों ना हो। ये क्लियरली अनफेयर सिस्टम था और इसी पॉइंट पर टेंशन और बढ़ गई। द टेनिस कोर्ट ओथ, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने डिसाइड किया कि अब वो इस अनफेयर सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली। उनका गोल था फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। किंग ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मीटिंग हॉल को लॉक कर दिया गया, तो रिप्रेजेंटेटिव ने इंडोर टेनिस कोर्ट में गैदर हो गए और वहाँ उन्होंने एक हिस्टोरिक ओथ लिया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब तक फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता तब तक वो सेपरेट नहीं होंगे। इस इवेंट को हिस्ट्री में कहा जाता है टेनिस कोर्ट ओथ, और यही मूवमेंट था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। अब फ्रांस में सिचुएशन एक्सप्लोजिव हो चुकी थी। लोग भूखे थे, सिस्टम अनफेयर था और किंग की अथॉरिटी चैलेंज हो रही थी। फिर आता है एक ड्रामेटिक मोमेंट, 14 जुलाई 1789, जब पेरिस के लोग एक फेमस प्रिजन पर अटैक कर देते हैं। इस इवेंट को कहा जाता है स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल, और यही से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफिशियली एक्सप्लोड हो चुका था। और आगे क्या हुआ वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम जल्दी पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं।